प्यारे दोस्तों, हजारों साल पहले मुल्क रोम पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा जालिम इंसान था। वो लोगों को छोटी छोटी बातों पर इतनी सख्त सजाएं दिया करता था कि अक्सर लोगों की गर्दन ही कटवा देता था। लेकिन दोस्तों, बादशाह की हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी और बड़े बड़े शहरों पर उसने अपने वजीरों को मुकर्रर किया हुआ था, जो बादशाह की मर्जी के मुताबिक उसके सारे काम करते थे। दोस्तों, बादशाह की राया में वैसे तो लाखों आदमी थे, लेकिन किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि बादशाह की हुकूमत का तख्ता उलट सके या बादशाह के हुक्म पर इनकार कर सके। दोस्तों, बादशाह का खौफ लोगों पर ऐसा छाया हुआ था कि वो बादशाह को देखकर ठर ठर कांपते थे, क्योंकि बादशाह का जुल्म बहुत शदीद था और वो छोटी छोटी बातों पर किसी को भी पकड़कर सजा दिलवाता था। दोस्तों, बादशाह अपने जुल्म में इस हद तक बढ़ गया था कि उसे लोगों को तंग करने में कोई बुरा महसूस नहीं होता था। वो आगे से कहता था, ये सारी राया मेरी है और मैं जो भी कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होती तो लोग मेरे आगे कलमा हक ना कहते और मुझे बुरा भला ना कहते, इसलिए मैं सब कुछ ठीक ही कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ गलत कर रहा होता या लोगों पर जुल्म कर रहा होता तो मेरी हुकूमत मिनटों में गिर जाती और लोग बगावत पर उतर आते। लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग चुपचाप मेरी राया में सुकून से रह रहे हैं। दोस्तों, वो क्या जानता था कि लोग बेचारे तो उसकी जुल्म की खातिर चुप थे और वो हर वक्त डरे डरे रहते थे। लेकिन लोगों की खुशकिस्मती ये थी, बादशाह का जो वजीर था वो बड़ा इंसाफ पसंद और रहम दिल आदमी था। वो बड़ा अक्लमंद भी था। वो हमेशा राया को आराम पहुंचाने और उन्हें दुश्मनों से बचाने के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता था। बादशाह के जुल्म की जो भी बातें होती थीं, वो अपनी होशियारी और रहमदिली से उन्हें बिल्कुल ठीक कर देता था, ताकि लोग बादशाह के शर से महफूज रहें। दोस्तों, स्नेक वजीर का नाम आकिल था। बादशाह उसकी अकल और समझ से वाकिफ था और ये भी जानता था कि ऐसी अच्छी समझ वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए बादशाह उस वजीर से अच्छा बर्ताव करता था और वजीर जो भी राय देता था बादशाह उसके खिलाफ नहीं जाता था, क्योंकि बादशाह को पता था ये बड़ा अक्लमंद आदमी है और ये कभी मेरी हुकूमत के खिलाफ कोई गलत राय नहीं देगा। बादशाह उसे कीमती तोहफे और इनाम भी देता था और इधर राया भी वजीर को दिल से चाहती थी। उसकी नेक दिली और खुदा तरसी के चर्चे पूरी राया में मशहूर थे। दोस्तों, बादशाह बूढ़ा हो गया था, लेकिन बूढ़े होने के साथ उसका दिमाग और भी खराब हो गया था। वो जितना जुल्म पहले करता था वो उससे भी ज्यादा जुल्म करने लगा। उसे जरा जरा सी बातों पर गुस्सा आ जाता और लोगों की पिटाई करवा देता था। दोस्तों, वजीर उस बातों से बड़ा बेजार होता था। अब बेचारा वजीर भी तंग आ गया था, क्योंकि बादशाह का जुल्म हद से बढ़ता ही जा रहा था। दोस्तों, वजीर ने जुल्म को रोकने के लिए कुछ कायदे कानून बनाए। उनका नतीजा बादशाह के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वजीर ने अपने दिल में ठान ली कि ऐसी बातों से जो भी खराबियां होंगी मैं उनके अंजाम से बादशाह को अच्छी तरह वाकिफ कर दूंगा। वजीर बादशाह के जुल्म के इरादे पूरे करने में उसकी बिल्कुल मदद नहीं करता था और बादशाह को ऐसी बातों से हमेशा रोकता ही रहता था। दोस्तों, अब बादशाह को भी वजीर पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि ये मेरा हुक्म क्यों नहीं मानता। आखिर बादशाह वकील से नाराज होकर उसे धमकी देने पर उतर आया और कहने लगा, अगर मेरे हुक्म पर चलना है तो चलो और आंखें बंद करके मैं जो भी कहता हूँ वो करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं चौक चौराहे पर तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। दोस्तों, वजीर अपने दिल में अच्छी तरह समझता था कि बादशाह ने मुझे जो धमकी दी है वो उसे पूरा करने में कभी कमी नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी पर तरस नहीं खाता और रहम करना तो उसके बस में है ही नहीं। जो भी उसके रास्ते में रुकावट डालता है वो उसे सख्त से सख्त सजा देता है। साथ में वजीर ये भी समझने लगा था कि अगर मैं बादशाह की मर्जी यूं ही पूरा करता रहूं तो मुझ में और बादशाह में क्या फर्क रह जाएगा और मैं नहत्ते और मासूम लोगों पर जुल्म हरगिज नहीं कर सकता। दोस्तों, इसी परेशानी के बायस उस बेचारे के दिल को हर वक्त दड़का लगा रहता था। उसने अपने दिल में ठान लिया था कि जो कुछ भी हो जाए मैं अपना फर्ज जरूर अदा करूंगा।
चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। दोस्तों, वजीर के तौर तरीकों में कोई फर्क नहीं आया और वो बादशाह के जुल्म को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा। एक दिन बादशाह सलामत को बड़ा गुस्सा आया। उसने सिपाहियों को पुकारा। वो फौरन हाजिर हो गए और अपने वजीर की तरफ इशारा करके कहने लगा, अब मैं तुम्हें आखिरी मौका और देता हूँ। अगर तुमने इस मौके को भी गवा दिया तो फिर ऐसा वक्त तुम पर कभी नहीं आएगा। अगर तुम अपने ऐसे ही तौर तरीकों पर कायम रहे तो याद रखना, मौत तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। इसलिए साफ साफ बताओ, मेरी मर्जी पर चलना मंजूर है या नहीं। दोस्तों, वजीर भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने पूरी सब्र और हिम्मत के साथ सर हिला दिया और कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं आपके जुल्म में आपका साथ नहीं दे सकता। मुझे ये हरगिज मंजूर नहीं है। दोस्तों, बादशाह को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने सिपाहियों से कहा, इधर आओ और इसे पकड़कर फांसी के तख्ते पर लटका दो। और ऐसे करो, इसे फांसी देने से पहले जलती हुई धूप में भूख प्यास से तड़पने के लिए छोड़ दो। हमें उम्मीद है गर्मी और भूख प्यास की वजह से ये खुद ही मर जाएगा। अगर ये बच गया तो उसे तख्ते पर लटका देना। दोस्तों, सिपाही ये हुक्म सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि सिपाही वजीर के मर्तबे से अच्छी तरह वाकिफ थे और वो उसकी रहमदिली और इंसाफ पसंदी के भी बड़े दिलदादा थे। दोस्तों, वो जानते थे अगर बादशाह का हुक्म ना माना तो बादशाह हमारी भी गर्दनें कटवा सकता है। लेकिन वो सिपाहियों में हिम्मत नहीं हुई कि वो वजीर पर हाथ डालें। वजीर उन सिपाहियों की हालत देखकर समझ गया और उसने उन्हें परेशानी से निकालने के लिए बड़ी नरमी के साथ उनसे कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं। इस काम के लिए मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। ये लो, तुम अपने आका के हुक्म की तामील करो और मुझे ले जाकर वहाँ पर बांध दो। दोस्तों, अब वजीर बादशाह के कमरे से निकलकर सिपाहियों के आगे आगे बड़े सुकून और इत्मीनान से चलने लगा। इस वक्त वो बड़ा खुश था, जैसे उसने अपना फर्ज समझकर अदा किया हो। उसे जान जाने की जरा भी परवाह नहीं थी। वजीर जानता था कि जिस जगह उसे कैद किया जाना है वो बड़ी खौफनाक जगह है। उस मुकाम पर आज तक जितने भी कैदियों को कैद किया गया था, आज तक वहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं आया था। उसे पूरा यकीन था कि मेरी मौत भी करीब आ गई है और यहाँ से मरकर निकलना ही मुमकिन है। उसने बेकरारी और घबराहट बिल्कुल नहीं दिखाई, बल्कि अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया और कहने लगा, जो कुछ भी मंजूर होगा वही होगा। दोस्तों, वो चलते चलते उस कैद खाने तक पहुँच गए। दोस्तों, वजीर को कैद खाने में डाल दिया गया, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद वो तदबीर सोचने लगा कि काश मैं यहाँ से कैसे अपनी जान छुड़ाकर बाहर निकल जाऊं। वहाँ उसका कोई दोस्त भी नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सकता हो। उसकी सिर्फ एक ही बीवी थी जो इस काम में उसकी मदद कर सकती थी। अभी वो इसी फिक्र में था कि क्या करे। इतने में एक सिपाही, जिसे वजीर पर बड़ा तरस आता था, उसने उससे कहा, आप कहें तो मैं आपकी बीवी को इन सारी बातों की खबर कर दूं क्या? वजीर ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो सिपाही मौका पाकर वजीर के घर पहुंचा और उसकी बीवी को सारे हालात की खबर कर दी। जब काफी रात गुजर गई और हर तरफ अंधेरा फैल गया तो वजीर की बीवी दबे पांव छुपती छुपाती कैद खाने के करीब पहुंची। वजीर तो पहले ही उसके इंतजार में था। उसे देखते ही बीवी ने सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद आहिस्ता सी आवाज में वजीर कहने लगा, तुम ऐसे करो, मुझे इस मुसीबत से आजाद करो। सबसे पहले सब्र से काम लो और खुदा पर दिल से भरोसा करो। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाऊंगा। नाउमीदी को हरगिज अपने दिल में नहीं आने देना, क्योंकि मायूसी से इंसान का दिल टूट जाता है और फिर जितनी भी कोशिश कर लो वो दिल दोबारा वापस नहीं जुड़ता। सब्र कामयाबी की कुंजी है। बीवी ने फिर आहिस्ता से कहा, हजूर, आप मुझे जो भी हुक्म देंगे मैं उसे गौर से सुन रही हूँ। वजीर कहने लगा, बहुत जल्द घर वापस जाओ, ये चीजें लेकर आओ। एक 60 गज बारीक सूती धागा जो बहुत मजबूत हो और एक 60 गज मोटी बनावट का धागा जो कि नहायत मजबूत रस्सी बना सके, जो कि मेरा वजन भी बर्दाश्त कर सके। और आखिरी चीज, थोड़ा सा शहद भी लेकर आना। ये बातें गौर से सुन लो, ये सारी चीजें मुझे जरूर चाहिए।
दोस्तों वजीर जब अपनी बीवी को ये हिदायतें कर रहा था तो वो बड़े गौर से कान लगाए सुनती रही। जब वो चुप हुआ तो बीवी ने वजीर की कही हुई एक एक बात नोट कर ली और उसे दोबारा सुनाई ताकि अच्छे से यकीन हो जाए कि वजीर ने जो बातें मंगवाई हैं वो लेकर आएगी। दोस्तों बीवी पूछने लगी, हजूर आपको ये चीजें क्यों चाहिए और शहद का क्या फायदा होगा? इस पर वजीर कहने लगा, मेरी प्यारी बेगम, बेफायदा बातों में वक्त जाया ना करो। हमारे पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। फौरन घर जाओ और मेरी मांगी हुई सारी चीजें एहतियात के साथ लेकर आओ। इन चीजों का फायदा तुम्हें बाद में मालूम हो जाएगा। मेरे लिए तो यही तकलीफ कुछ कम नहीं कि मैं 2 दिन से भूखा प्यासा हूँ। खुदा जाने मेरे साथ क्या बनेगा। दोस्तों वजीर की बीवी भी अक्लमंद औरत थी। उसने बिल्कुल वक्त जाया नहीं किया और वो जल्दी जल्दी अपने घर रवाना हो गई। वजीर गरीब बेचारा वही कैद खाने पर पड़ा अपनी बीवी का इंतजार करता रहा। उसके दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। उसके दिल में बड़ा डर लग रहा था कि अगर उस काम में जरा सी भी चूक हो गई और बनी बनाई बात बिगड़ गई तो दोनों में से एक या दोनों की जान चली जाएगी। दोस्तों वजीर की बीवी सूरज निकलने से पहले पहले दोबारा वहीं पहुंच गई। वजीर ने जैसे ही उसकी मोहब्बत भरी आवाज सुनी तो फौरन कहने लगा, हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। इसलिए वो अपनी बीवी से फौरी तदबीर के साथ बयान नहीं कर सका। एक एक बात वो कहता रहा। फिर उसने कहा कि एक छोटे से डंडे को नहायत बारीक बनावट के धागे के साथ बांध दो और फिर इस डंडे की नाक पर शहद चमेड़ दो। जब बीवी ये काम कर चुकी तो वजीर ने कहा, इस डंडे को यहाँ ऊपर रख दो। दोस्तों ऊपर छोटी सी दीवार बनी हुई थी। उसकी बीवी ने उसके ऊपर वो डंडा रख दिया। वजीर कहने लगा, ऐसे महसूस होगा कि यहाँ पर मक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। दोस्तों सूत की रस्सी का दूसरा सिरा उसकी बीवी ने जेल की दूसरी तरफ फेंक दिया। ऊपर कोई ज्यादा छत तो थी नहीं, इसलिए वजीर ने बड़ी अक्लमंदी के साथ उस सारे धागे को एक मजबूत रस्सी में बांधना शुरू कर दिया। जब उसने मजबूत रस्सी बना ली तो दूसरी तरफ से अपनी बीवी को डंडे को मजबूती से पकड़ने को कह दिया। दोस्तों वो ये काम बड़ी एहतियात के साथ कर रहे थे ताकि उनका प्लान फेल न हो जाए। अगर वो जरा सी भी चूक हो जाती तो कोई सिपाही उनकी आवाज सुन लेता और वो फौरन पकड़े जाते और बादशाह के हुक्म के मुताबिक उन दोनों को फांसी की सजा दे दी जाती। दोस्तों उसकी बीवी ध्यान से दूसरी तरफ खड़ी थी। वजीर एहतियात के साथ आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को पकड़ता हुआ ऊपर ऊपर चढ़ने लगा। शहद की वजह से वो दीवार के साथ बिल्कुल अटक गई। वो जरा सी भी फिसल नहीं रही थी। वजीर बहुत कोशिशें करने के बाद आखिर दीवार पर चढ़ने के काबिल हो गया। जब वो दीवार पर चढ़ा तो आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जानब से उसकी बीवी उसे नीचे खींचने लगी। काफी कोशिशें करने के बाद वो वहां से नीचे उतर गए। जब वो अपनी बीवी के पास पहुंचा तो वजीर बड़ा खुश हुआ क्योंकि वो कैद खाने से बिल्कुल आजाद हो गया था। दोस्तों वजीर अपनी बीवी को देखकर खुशी से उसके साथ लिपट गया। ये दोनों खूब गले मिले और अब दोनों मियाँ बीवी वहां से बड़ी तेजी के साथ एक पहाड़ की गार में चले गए ताकि वहां जाकर दिन गुजार सकें। जब रात आएगी तो वहां से फिर चलना शुरू करेंगे और भागते भागते यहाँ से दूर किसी दूसरे शहर में जा बसेंगे और वहीं रहने लगेंगे ताकि बादशाह को हमारी कोई खबर नहीं होगी कि हम यहाँ से आजाद हो चुके हैं। दोस्तों इधर बादशाह की बात सुनिए। बादशाह को भी वजीर के भागने का पता चल गया था, लेकिन वजीर के भागने पर बादशाह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने सिपाहियों को हर तरफ दौड़ाया लेकिन वजीर नहीं मिला। वजीर के भागने से बादशाह भी बड़ी मुश्किल में आ गया। बादशाह को गमों और सितमों ने चारों तरफ से घेर लिया। आसपास के इलाके के दुश्मन हर तरफ से उसे घेरने लगे क्योंकि वजीर बड़ा होशियार था और बादशाह को बड़े अच्छे और मुफीद मशवरे देता था और बादशाह उन मशवरों के एवज अपने मुल्क को दुश्मन फौजों से महफूज रखता था। इधर रियाया भी बादशाह के खिलाफ बगावत पर उतर आने लगी थी क्योंकि रियाया भी अपने वजीर का बड़ा ख्याल करती थी और वजीर की वजह से वो बादशाह का जुल्म भी बर्दाश्त करते रहते थे। दोस्तों बादशाह बेचारे को रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि वो बड़ा ही जालिम और बदकुमाश बादशाह था। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता
करीब के मुल्कों की फौजों ने बादशाह के मुल्क पर हमले करने शुरू कर दिए। बादशाह की फौज कमजोर होना शुरू हो गई और बादशाह की राया भी उसके खिलाफ बगावत पर उतर आई और बादशाह की राया ने दूसरे मुल्क की फौजों का साथ दिया और एक दिन बहुत बड़ी जंग हुई। बादशाह की फौजों को बुरी तरह शिकस्त हुई। बादशाह वहां से भागने पर मजबूर हो गया, लेकिन उसकी राया और दुश्मन मुल्क की फौजों ने बादशाह को भागने नहीं दिया और उसे कैदी बना लिया। दोस्तों, चौक चौराहे पर ले जाकर बादशाह को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया और सब लोगों को बताया गया कि जो भी बंदा अपनी राया पर जुल्म करेगा उसके साथ यही इंजाम होगा। दोस्तों, उसके बाद पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने वहां पर अपनी हुकूमत संभाल ली। वो बादशाह बड़ा नेक दिल और रहमदिल आदमी था। उसने राया की खिदमत के लिए बहुत से काम किए। लोग भी उससे बड़े खुश थे और आखिर एक दिन जब उस वजीर को पता चला कि हमारा पुराना बादशाह मर चुका है और उसे अपने किए की सजा मिल गई है, तो वो भी अपने वतन वापस लौट आया। जो नया बादशाह था वो बड़ा अच्छा इंसान था। वो वजीर पर किए जाने वाले जुल्म से वाकिफ था। उसने उस आदमी को दोबारा अपना वजीर बना लिया और इस तरह हंसी खुशी सब रहने लगे। दोस्तों, हजारों साल पहले की बात है कि मुल्के बाबल में एक अमीर तरीन आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। जब वो लड़के जवान हुए तो उसके बड़े बेटे सिकंदर ने कहा, अब्बा जान, मेरा इरादा है कि मुल्क मुल्क घूम कर देखूं आखिर हमारी दुनिया कैसी है। दोस्तों, अमीर आदमी ने अपने बेटे सिकंदर को खुशी से इजाजत दे दी। जब सिकंदर पूरी दुनिया की सैर करके 3 साल के बाद वतन वापस आया तो वो बहुत खूबसूरत लिबास पहने हुए था। उसके तौर तरीके और अदब वाली गुफ्तगू को देखकर अमीर आदमी बड़ा खुश हुआ। उसने अपने बेटे के अजाज में एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया। उसने अपने सब रिश्तेदारों और दोस्तों को उस दावत में बुलाया। दोस्तों, जब ये तकरीब खत्म हुई तो दूसरे बेटे नादर ने अब्बा जान से दरखास्त की कि अब्बा जी, मैं भी दुनिया की सैर करने और मुल्कों मुल्कों घूमने का इरादा रखता हूँ। अमीर आदमी अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने नादिर को बहुत सारा पैसा दिया और नादिर से कहने लगा, अगर तुम भी अपने बड़े भाई सिकंदर की तरह अच्छी आदत और सलीके सीख कर आओगे तो मैं भी तुम्हारे इजाज में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करूंगा। दोस्तों, नादर ने अपने वालिद से वादा किया कि मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नेक आदतें और जिंदगी के अच्छे तरीके सीख कर आऊंगा। दोस्तों, आखिर 4 साल के बाद जब नादर वापस आया तो अमीर आदमी उससे मिलकर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि नादर के तो रंग ढंग ही बदल चुके थे। अमीर आदमी ने अपने बेटे नादर के अजाज में सिकंदर से भी बड़ी दावत दे डाली। उसने अपने सब दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया। ये देखकर उसके छोटे बेटे, जिसका नाम अलाउद्दीन था, उसके अंदर भी सैर सपाटे का शौक पैदा हुआ। दोस्तों, अलाउद्दीन बहुत निकम्मा और निखट्टू किस्म का लड़का था। वो दिन भर अय्याशी करता रहता था। उसे खाने पीने और आराम करने के अलावा और कोई काम नहीं आता था। जब उसने अपने वालिद के सामने दुनिया की सैर करने का इरादा किया तो रईस आदमी कहने लगा, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो तुम जरूर चले जाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई फायदा पहुंचेगा, क्योंकि तुम एकदम निकम्मे और निखट्टू इंसान हो। दोस्तों, अमीर आदमी ने बादल न खास्ता उसे भी थोड़ी सी रकम देकर रुखसत कर दिया। अलाउद्दीन चलता चलता एक हरी भरी चरागाह से गुजर रहा था। उसने एक चरवाहे को देखा जो अपने कुत्ते को मारना चाह रहा था। अलाउद्दीन कहने लगा, भाई तुम इस कुत्ते की जान बख्शी करा दो और इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें अगर इतनी ही कुत्ते से नफरत है तो ऐसे करो, तुम इसे मुझे दे दो। दोस्तों, चरवाहा कहने लगा, वैसे भी मेरे ये किस काम का है, ले जाओ वरना मैं इसको मार डालूंगा। दोस्तों, अभी अलाउद्दीन थोड़ी दूर ही गया था। उसने देखा एक आदमी अपनी बिल्ली को मारना चाह रहा था। अलाउद्दीन कहने लगा, भाई तुम लोग क्यों बेजुबान जानवरों पर जुल्म करते हो और इन्हें कत्ल क्यों करना चाहते हो? तुम ऐसे करो, इस बिल्ली को कत्ल मत करो बल्कि मुझे दे दो। दोस्तों, अभी अलाउद्दीन थोड़ा दूर ही गया होगा। उसने देखा कि बहुत बड़े अकाब
झाड़ियों में फंसे हुए थे और भूख और प्यास से बेचारों का बहुत बुरा हाल था। अलाउद्दीन ने उकाब को झाड़ियों से किसी तरह बाहर निकाल दिया। वो बोला तो उकाब इंसानी जुबान में बोला, भाई तुमने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, अब तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैं बहरी उकाबों के सरदार का बेटा हूँ। मैं अपने वालिद को बताऊंगा कि तुमने झाड़ियों से निकालने में मेरी बड़ी मदद की है, और अगर मैं उन्हीं झाड़ियों में फंसा रहता तो भूखों प्यास से मेरी जान निकल जाती। मेरे वालिद अगर तुमसे पूछेंगे कि तुम मेरी जान बचाने के बदले में क्या चाहते हो, तो तुम उनसे वो चिराग तलब करना जो सामने खिड़की में रखा हुआ होगा। मेरे दोस्त, ये जादुई चिराग है। इसकी खासियत ये है कि इसे रगड़कर जो भी चीज मांगी जाए वो खुद ब खुद हासिल हो जाती है। दोस्तों, अलाउद्दीन उकाब के पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो चलते चलते गार में पहुँच गए, जहाँ बहरी उकाबों का बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था। दोस्तों, उकाबों के बादशाह ने अलाउद्दीन की बड़ी खातिर मदारत की। आखिर वो अलाउद्दीन से पूछने लगा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, जो मांगो तुम्हें अता किया जाएगा। दोस्तों, अलाउद्दीन ने डरते डरते बादशाह से चिराग मांगा। उकाबों के बादशाह ने फौरी तौर पर कहा, ये भी कोई मांगने की चीज है, ये तो बहुत छोटी सी ख्वाहिश है। दोस्तों, उसने हुक्म दिया और फौरी तौर पर चिराग अलाउद्दीन के हवाले कर दिया। दोस्तों, चिराग लेकर अलाउद्दीन खुशी खुशी गार से बाहर निकल आया और उसे आजमाने के लिए रगड़कर कहने लगा, मुझे नान कबाब चाहिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। दोस्तों, पलक झपकते ही एक बहुत बड़ा थाल आ गया, जिसमें गरम गरम नान, कबाब और जूस वगैरह रखा हुआ था। अलाउद्दीन ने जी भरकर खाना खाया। उस वक्त शाम भी होने वाली थी और दूर वीराने में कोई सर छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। उस बेचारे का दिल चाहा, अगर मेरा छोटा सा घर हो, चाहे वो झोंपड़ी ही हो, जिसमें मैं आराम से गुजारा कर सकूं और खाने पीने की बहुत सी लजीज और मजेदार चीजें हों। दोस्तों, उसने चिराग को रगड़ा और पलक झपकते ही उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। वो रात का खाना खाकर अपने खूबसूरत से घर में सो गया। अगले दिन वो सारा दिन सोता रहा। वो अपने घर वापस लौटने का ख्याल करने लगा। उसका ख्याल था, जो खजाना उसके हाथ लगा है वो उसके दोनों भाइयों के हाथ भी नहीं लगा। अगर मैं वापस जाऊंगा तो मेरे वालिद मेरे लिए बहुत जबरदस्त दावत का इंतजाम करेंगे और मेरी अकल की दाद और वाह वाह करेंगे। दोस्तों, जब वो लड़का वापस अपने वतन पहुंचा, उसने वही लिबास पहना हुआ था जो वो पहन कर गया था। अमीर आदमी ये देखकर बड़ा नाराज हुआ। उसने अलाउद्दीन को बहुत बुरा भला कहा और कहने लगा, किस किस्म की खुशी में तुम्हारे लिए दावत दूं मैं दावत देने से साफ इनकार करता हूँ। दोस्तों, अलाउद्दीन ने अपने वालिद का रवैया देखा तो उसने बिल्कुल बुरा नहीं माना, क्योंकि वो आवारा किस्म का लड़का था। वो आग के आतिशदान के सामने ही बैठ गया और वो आग सेंकने लगा। तीसरे दिन वो सोचने लगा, यहाँ बेकार बैठे रहने से क्या फायदा, मुझे कुछ काम कर लेना चाहिए जिसे देखकर लोग मेरे काम से खुश होंगे। दोस्तों, उसने अपने चिराग को जेब से निकाला और रगड़ कर कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि अभी संगे मरमर का एक ऊंचा सा महल तैयार हो जाए, जिसमें आली किस्म के मेज कुर्सियाँ, सोने चांदी के बर्तन लगे हुए हों और महल के अंदर एक बगीचा हो, उसमें फवारे चल रहे हों, नौकर और खानसामे हर वक्त मेरे आगे हुक्म मानने के तैयार खड़े हों। दोस्तों, तब अलाउद्दीन अपने वालिद की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, वालिद साहब, आपने मेरे आने की खुशी में कोई तकरीब मुनक्कद नहीं की, लेकिन अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं आपको अपनी दावत में बुला सकूं। आपसे दरखास्त है कि आप मेरे गरीब खाने पर जरूर तशरीफ लाइए और मुझे मेजबानी का शरफ बख्शिएगा। दोस्तों, रईस आदमी सोचने लगा, ये निकम्मा और निकट्टू आदमी ये आखिर क्या करेगा, इसका छोटा सा तो मकान है जो मेरी मरहूने मिन्नत है। आखिर काफी जिद के बाद वो अमीर आदमी मान गया और कहने लगा, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। दोस्तों, चंद दिनों के बाद जब उसका बाप उसके घर के करीब पहुंचा तो उसने देखा वहां पर एक बहुत बड़ा संगे मरमर का महल था। उसे देखकर अमीर आदमी की आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गईं।
वो अपने बेटे से पूछने लगा, बेटा अलाउद्दीन, तुमने इतनी दौलत कहाँ से हासिल की? तो अलाउद्दीन कहने लगा, अब्बा जान ये बहुत बड़े राज की बात है, इसे राज ही रहने दीजिए। इस बारे में आप मुझसे दोबारा कोई सवाल न पूछिएगा। हाँ, आपसे मेरी एक दरखास्त है कि आप अपने सब रिश्तेदारों दोस्तों को मेरी तरफ से दावत दे दीजिए। दोस्तों, अमीर आदमी ने सब लोगों को महल में आने की दावत दे दी। हर आदमी महल की शान शौकत और उसके आली दर्जे को देखकर अश अश कर रहा था। सोने चांदी की कुर्सियां और हजारों की तादाद में लड़के खड़े थे जो कि फौरन हुक्म मानने के लिए तैयार थे, और कमरे में ईरानी कलीन बिछा हुआ था। खिड़कियों पर जबरदस्त किस्म के रेशमी पर्दे पड़े थे। दोस्तों, मेज पर सोने चांदी के बर्तनों में ऐसे ऐसे लजीज खाने रखे हुए थे जो ना तो वहां आने वालों ने कभी खाए थे और ना ही कभी देखे थे। दावत के बाद अलाउद्दीन अपने अब्बा से कहने लगा, अब्बा जान, आप हमारे मुल्क के बादशाह सलामत और शहजादी नीलम को भी दावत पर बुलाइए। दोस्तों, ये कहकर अलाउद्दीन ने अपने चिराग को रगड़ा और अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि एक 7 घोड़ों वाली बग्गी चाहता हूँ। ये बग्गी खालिस सोने की बनी हुई हो, घोड़ों की लगामों में कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए हों। दोस्तों, इस आलीशान बग्गी को देखकर अमीर आदमी तो शिशद्दर रह गया। उसने कहा, मैं अपने आप को इस बग्गी में बैठने का अहल नहीं समझता, इसलिए मैं पैदल ही बादशाह के दरबार तक जाऊंगा। दोस्तों, बादशाह और मलका भी बग्गी की तंजीनो आराइश देखकर बड़े हैरान हुए। वो कहने लगे, इस तरह की बग्गी तो हमारे पास भी नहीं है, ये यकीनन कोई अमीर तरीन आदमी है। वो फौरन दावत में जाने के लिए तैयार हो गए। जब कोचवान बादशाह, मलिका और शहजादी को लेकर वापस अलाउद्दीन के महल को पहुंचा तो अलाउद्दीन ने अपने चिराग को रगड़ा और कहने लगा, मेरे महल से 6 मील दूर तक फौरी तौर पर संगे मरमर की सड़क बना दी जाए। दोस्तों, फौरी तौर पर चिराग के जिन ने अमल किया और संगे मरमर की अजीमो शान सड़क बना दी गई। बादशाह ने अपनी जिंदगी में ऐसी उम्दा खूबसूरत सड़क नहीं देखी थी। अलाउद्दीन का आलीशान महल देखकर बादशाह भी दंग रह गया। दोस्तों, अलाउद्दीन ने अपने चिराग को रगड़ कर कहा कि महल की खूबसूरती और आराइशो तंजीम में और भी इजाफा कर दिया जाए। दोस्तों, पलक झपकते ही महल में हीरे जवाहरात की कुर्सियां और जमरद के मेज बन गए जिन पर सोने चांदी की झालरें लगी हुई थीं, और उन मेजों पर ऐसे लजीज किस्म के खाने और किस्म किस्म के शरबत रखे हुए थे जो बादशाहों के महल में भी नहीं थे। दोस्तों, बादशाह और शहजादी नीलम अलाउद्दीन के शान शौकत को देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने अलाउद्दीन के साथ फौरी तौर पर अपनी बेटी की शादी करने का इरादा जाहिर किया। आखिर काफी सोचो विचार के बाद उन दोनों की शादी हो गई। अलाउद्दीन चालाक और होशियार आदमी नहीं था और ना ही उसे तेज तराज बातें आती थीं, और वो दूसरों को लुभाने और खुश रखने के फन से वाकिफ भी नहीं था। दोस्तों, जल्द ही उसकी बीवी उससे उकता गई और बड़ी खिंची खिंची रहने लगी। उसने अलाउद्दीन से बार बार पूछा, तुम तो निकम्मे और निखट्टू किस्म के इंसान हो, तुमसे शादी करके मैंने तो गलती कर ली है। मैं तो तुम्हारी शान शौकत के आगे बड़ी हैरान हो गई थी। आखिर तुम मुझे इतना तो बता दो, तुमने इतना शानदार और अजीमो शान महल कैसे तमीर करवाया, और इस महल में इतना कीमती सामान कहां से मंगवाया है। दोस्तों, अलाउद्दीन पहले तो शहजादी नीलम को हीले बहाने से टालता रहा। आखिर तंग आकर उसने चिराग का राज शहजादी नीलम पर जाहिर कर दिया। शहजादी नीलम कहने लगी, मैं जादू के चिराग को देखना चाहती हूँ। दोस्तों, शहजादी नीलम ने फौरन चिराग अपने कब्जे में ले लिया। एक रात उसने चिराग को रगड़ कर कहा, मैं 10 घोड़ों वाली बग्गी चाहती हूँ। इधर ख्वाहिश हुई, उधर बग्गी हाजिर हो गई। शहजादी बग्गी में बैठकर अपने वालिद बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गई। उसने वहां से अपने खास मुलाजमों और कनीजों को साथ लिया और समंदर के किनारे पहुंचकर उसने चिराग के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि समंदर के बिल्कुल दरमियान में एक सफेद किस्म का आलीशान संगे मरमर महल तामीर किया जाए जो हर किस्म के साजो सामान से अरस्ता हो, और महल में जाने के लिए समंदर के बीचों बीच अजीमो शान सड़क भी बनाई जाए। दोस्तों, पलक झपकने की देर थी
शहजादी की ख्वाहिश फौरी तौर पर पूरी हो गई। शहजादी जब महल में दाखिल हुई, उसने चिराग को रगड़कर हुक्म दिया कि महल में जाने वाला रास्ता गायब हो जाए। दोस्तों, अलाउद्दीन का महल भी चिराग के गायब होते ही खत्म हो गया। वो मुसीबत ज़दा परेशानी की हालत में अपने वालिद के घर पहुंचा। उसके भाई बहनों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया। उसके दोस्त और रिश्तेदार भी उस पर हंसने लगे। किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसके सिर्फ 2 ही सच्चे दोस्त थे। वो एक कुत्ता और बिल्ली थे जिसे उसने उन लोगों से बचाया था। दोस्तों, एक दिन अलाउद्दीन अपने वालिद के घर को छोड़कर जंगल की जानब चल पड़ा।